हेलो दोस्तों, आज कल जो हमने करा वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, उम्मीद करती हूँ। आज हम उसके आगे के शुरू करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट एक्ट्स, जिसमें हम शुरुआत करते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 से। जैसे बच्चे शॉर्ट में आपने सुना होगा आईपीसी, बहुत ज्यादा बोला जाने वाला शब्द। आईपीसी में ये हो गया, आईपीसी में वो हो गया। तो आईपीसी जो है उसकी जो फुल फॉर्म है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंडियन पीनल कोड और हिंदी में उसको बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। इसको 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया। इसकी जो लागू करने की तिथि है वो है 1 जनवरी 1862। तो बच्चों इसको 1860 का नाम, यहाँ पे 1860 और यहाँ 1862, तो इन दोनों में अंतर है कि 1860 में हमारी बन गई थी, हमें अनुमति मिल चुकी थी, लेकिन जो इसका प्रवर्तन तिथि थी वो 1862 में लागू करी गई। और जो इसका प्रारूप बनाया गया वो बनाया गया लॉर्ड मैकाले के द्वारा। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजों के इंग्लिश टाइम के समय के हैं, ये पुराना एक्ट है। तो प्रारूप जो है लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाया गया। इसमें जो आईपीसी का स्वरूप है उसमें चैप्टर हैं 23, अध्याय 23, अध्याय 511। देखो बच्चों, जब हम दंड की बात कर रहे हैं तो दंड में क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कारित किया है तो निश्चित रूप से दंड उसको मिलेगा। तो जो अपराध कारित किया गया है तो अपराध का जो विचारण होगा कि वो सारी चीजें तो आपको सीआरपीसी में मिलती हैं, लेकिन उसमें दंड कितना, कोई अपराध कैसे होगा, क्या घटना घटित हुई जो कि अपराध माना जाए उसको, और अगर वो अपराध है तो उसको दंड कितना दिया जाए, ये हमारा डिसाइड करती है आईपीसी, भारतीय दंड संहिता 1860। इसमें दंड, तो अपराध की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहली चीज आएगी कि अपराध के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं। आवश्यक तत्व मतलब कि अपराध को कारित करने के लिए क्या क्या चीजें होनी जरूरी हैं। तो सबसे पहले तो एक मानव होना चाहिए। कौन होना चाहिए? मानव ऑब्लिक मनुष्य, मतलब कि कोई और प्राणी, कोई जीव जंतु, कोई भी अन्य व्यक्ति मनुष्य के अलावा अपराध कारित नहीं कर सकता। तो सबसे पहले चीज हो गई मानव। दूसरी चीज है इसमें दुराशय। दुराशय का मतलब होता है कि आपके मन में एक भावना चल रही है कि मुझे किसी व्यक्ति का बुरा करना है, अपराध कारित करना है। अगर मैंने अपने मन में, मेरे को चल रहा है कि मुझे किसी व्यक्ति का मर्डर करना है, मुझे किसी को मार देना है, तो मेरे मन में दुराशय है और फिर मैंने उसको मार दिया, है ना, तो उसको क्षति। फिर तीसरा इसका आवश्यक तत्व है क्रियान्वयन। और चौथा है इसका क्षति। मतलब सबसे पहले एक व्यक्ति होगा, मनुष्य होगा, मानव होगा, जिसके मन में किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुराशय होगा, मतलब कि एक बुरा आशय, दुर्भावना कि मुझे किसी व्यक्ति के साथ को नुकसान पहुंचाने का। तीसरी चीज क्रियान्वयन, मतलब कि जैसे मानो मुझे किसी का, एक व्यक्ति है ए और उसके मन में है कि मुझे बी का मर्डर करना है, ठीक है। तो क्रियान्वयन इसका कैसे होगा कि ए ने जो है तैयारी कर रहा है वो कि एक बंदूक ले आया, फिर उसमें गोली ने भर ली, उसकी रेकी कर ली बी की, कहां पे जा रहा है, कहां आ रहा है, कहां वो मिलेगा मेरे को, तो इन सारी चीजों की वो तैयारी कर रहा है। क्रियान्वयन मतलब तैयारी। और फिर चौथा है क्षति। जैसे ही किसी ए ने बी को मार डाला या बी को मारने का प्रयास किया, वैसे ही बी को क्षति हो गई। जब बी को मारा तो बी को क्षति हुई, नुकसान पहुंचा।
तो वो हो गई क्षति। तो जब ये 4 चीजें पूरी हो जाती हैं, इन 4 चीजों से मिलके हमारा बनता है अपराध। ठीक है, तो अपराध के आवश्यक तत्व कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो आपको क्वेश्चन ऐसे मिलता है कि कौन अपराध के आवश्यक तत्व कौन से, आपको कॉमा लगा के दे दिए जाएंगे, इनमें से कोई 3 लिख दिया जाएगा, एक कुछ और लिख दिया जाएगा, और बाकी में 4 में ये ऑप्शन होगा। तो आवश्यक तत्व ये 4: मानव, दुराशय, क्रियान्वयन, तैयारी और क्षति, है ना। फिर है चरण। चरण में क्या क्या रहता है? चरण में सबसे पहले आशय, दूसरा नंबर होता है इसका तैयारी, आशय इसमें भी है और इसमें भी है ना। तो यहां हम आशय का मतलब सिर्फ दुराशय से है, किसी और चीज से नहीं है। आशय मतलब क्योंकि गुड फेथ भी होता है और बैड फेथ भी होता है, तो इसलिए यहां पे दुराशय से मतलब है, ना कि अच्छे आशय से। ठीक है, फिर है प्रयास और फिर है पूर्णता। बहुत ज्यादा अंतर आपको नहीं लगेगा, लेकिन यही इसका सीक्वेंस है, इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि पहले आपका जब मन करेगा कि मुझे, मेरे मन में आया कि मुझे किसी के साथ में कुछ घटना घटित करनी है, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करनी है, फिर मैं उसकी तैयारी करूंगी कि हाँ भाई सामान इकट्ठा करना है, काय से लाठी डंडे से मारना है, मेरे को क्या करना है, फिर मैं उसका प्रयास करूंगी कि मैं उसके घर के बाहर जाऊंगी, उसको मारने पीटने का पूरा इंतजाम करूंगी कि निकले और फिर मैं उसको मारूं। तो वो मेरा प्रयास हो गया, और मैंने उसको मारा, फेंक के, लगा या नहीं लगा वो बात की बात है। अगर लग गया तो वो पूर्णता हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा प्रयत्न, बहुत सारे अपराधों में प्रयत्न भी दंडनीय होता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर बच जाता है तो आदमी को रिलैक्सेशन दे दिया जाता है, लेकिन प्रयत्न भी अपराध की श्रेणी में आता है। इसको मैं मिटाती हूं। फिर जब अपराध हो गया तो इसमें हमें दंड मिलेगा। तो दंड कितने प्रकार का होता है? हमारे यहां दंड होता है 5 प्रकार का वर्तमान में। सबसे पहले मृत्युदंड, दूसरे नंबर पे आजीवन कारावास, नंबर 3 कारावास। कारावास 2 प्रकार का होता है, साधा और कठोर। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास, संपत्ति का समाहरण, नंबर 5 जुर्माना। एक दंड पहले हमारे यहाँ काला पानी का भी हुआ करता था, काला पानी की सजा आप लोगों ने सुनी होगी। इसको खत्म कर दिया गया है पूर्व में, तो अब ये हमारे यहाँ अपराध दंड का कोई प्रकार नहीं है। तो वर्तमान में 5 प्रकार के दंड, मृत्युदंड, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी के हत्या करी है तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे के साथ में कोई विभत्स घटना घटित कर दी तो फिर उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। मतलब कि मृत्युदंड हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विरल से विरलतम मामलों में मृत्युदंड दिया जाता है, कॉमनली नहीं दिया जाता। दूसरा दंड है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का मतलब होता है आपको संपूर्ण जीवन के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा। तीसरा होता है कारावास, जैसे कि 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, इस तरीके से जो सजाएं दी जाती हैं, तो वो कारावास का
दंड दिया जाता है। और कारावास दो प्रकार का होता है, सादा कारावास और कठोर कारावास। चौथा है संपत्ति का समापहरण। संपत्ति का समापहरण का मतलब होता है प्रॉपर्टी सीज करना। आपने सुना होगा, न्यायालय ने किसी को बुलाया कि आप न्यायालय में हाजिर हो और कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है, लगातार वो अवहेलना किए जा रहा है, अवहेलना किए जा रहा है, तो फिर न्यायालय उसकी संपत्ति को सीज करने का ऑर्डर दे देती है। और फिर कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो निम्न श्रेणी के होते हैं, तो उसमें जुर्माना देकर छोड़ दिया जाता है। जैसे कि आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, आज के समय में हर बच्चा स्कूटी मोटरसाइकिल चला रहा है और बिना हेलमेट के अगर आप चलते हैं तो आपको बंद नहीं किया जाता है और आपको जुर्माना लेके छोड़ दिया जाता है चालान के रूप में। तो चालान भी आपका एक जुर्माने का रूप है और दंड का एक रूप है ना। तो इस तरीके से 5 प्रकार के आपको दंड आईपीसी के अंतर्गत दिए जाते हैं। बच्चों ये तो हो गया भारतीय दंड संहिता का एक बहुत शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि बहुत बड़ी एक्ट है और इसमें मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनने चाहिए वो यहां से बनने चाहिए और यहां से बनते भी हैं अक्सर प्रश्न। लेकिन अभी 2023 में, मैं इसको इरेज कर दूं, भारतीय न्याय सेकंड संहिता 2023, इसको अभी संसद से पारित किया गया है और इसने आईपीसी को रिप्लेस किया है इस अधिनियम में। ये जो है बिल संख्या है 173। बिल संख्या 2023 का 143, नहीं सॉरी 173, गलत लिख दिया मैंने। बिल संख्या 173 है 2023 का। इसके साथ में दो बिल और पास हुए हैं लोकसभा और राज्यसभा से, और फिर उसके बाद में राष्ट्रपति की अनुमति इसको मिली 25 दिसंबर 2023 को। इसको रिप्लेस कर दिया है, लेकिन कुछ विशेष कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर रोक लगा दी है, तो इसीलिए अभी भारतीय दंड संहिता ही प्रभाव में है। चलो बच्चों, भारतीय दंड संहिता के बाद में दंड प्रक्रिया संहिता 1973। इसको आमतौर पे भाषा में बोला जाता है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो जो अपराध भारतीय दंड संहिता में दिए गए हैं उन अपराधों को देगा कौन, कैसे दिया जाएगा, ये सारी चीजें आपको दंड प्रक्रिया, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, किसी भी अपराधी को दंड देने की और पीड़ित को न्याय दिलाने की प्रक्रिया क्या होगी, उसका जो दिया गया है वो दिया गया है दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 में। इसमें आपको 484 धाराएं हैं, इसमें 484 सेक्शंस हैं। दो अनुसूचियां हैं इसमें। तो जो इसकी पहली अनुसूची दी गई है उसमें दिया गया है कि कौन से अपराध को में कितनी सजा मिलेगी। एक लिस्ट टाइप की बनाई गई है कि कौन सा अपराध संज्ञेय, असंज्ञेय, जमानतीय है, कितना उसको दंड दिया जाएगा और कौन से न्यायालय में उसका विचारण किया जाएगा, कौन सा पुलिस अधिकारी उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। ये सारी चीजें पहली अनुसूची में दी गई है। और दूसरी अनुसूची में जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स, उनका प्रारूप क्या होगा, किस भाषा में वो लिखे जाएंगे, कैसे होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें दूसरी अनुसूची में दी गई हैं। और इसमें 37 अध्याय हैं, 37 अध्याय। हमारी सीआरपीसी 37 अध्यायों में बटी हुई है, 484 धाराएं और 2 अनुसूचियां इसमें शामिल हैं। और ये 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई। कब लागू हुई? 1 अप्रैल 1974 से लागू है। तो अब
दंड प्रक्रिया संहिता में जो जैसे हमने बताया कि आईपीसी का में दंड दिया गया है, क्या चीजें अपराध होंगी, कैसे अपराध होंगी बताया गया है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वही काम एक व्यक्ति ने किया तो अपराध हुआ, दूसरे ने किया तो अपराध नहीं हुआ, उसको सामान्य व्यवहार मान लिया गया, आचरण और व्यवहार उसका सामान्य माना गया, लेकिन अगर किसी विशिष्ट व्यक्ति ने किया तो उसको अपराध मान लिया गया। तो इस तरीके से कि किसका विचारण कौन करेगा, सारी चीजें ये आपको दंड प्रक्रिया संहिता बताती है। अभी इसको 2023 में जैसे कि आईपीसी को रिप्लेस किया भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सेकंड संहिता ने, उसी तरीके से इसको रिप्लेस किया है सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसको रिप्लेस किया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने। इस बिल का नंबर है 174, 2023 का बिल संख्या 174। वो आईपीसी का 173 था, इसका 174 है। जमानती अपराध कौन से होंगे? जो प्रथम अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में वर्णित है। मतलब कि दो अनुसूचियां बताई, तो प्रथम अनुसूची में अगर वो अपराध को जमानतीय के रूप में दिखाया गया है तो वो अपराध जमानतीय होगा, और अगर अजमानतीय के रूप में है अजमानतीय। तो जो जमानती अपराध होते हैं उसमें जो अपराधी होता है वो स्वाधिकार जमानत के लिए अपनी प्रार्थना पत्र देता है और न्यायालय उसको जमानत दे देता है और छोड़ देता है। तो जो अजमानती अपराध है उसमें अपराधी जमानत का साधिकार उपयोग नहीं कर सकता, वो साधिकार नहीं मांग सकता, वो न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, वो चाहे तो जमानत दे चाहे तो जमानत ना दे। फिर हमने पढ़ा संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। जो अपराध बहुत ज्यादा गंभीर प्रकृति के होते हैं वो संज्ञेय अपराध कहलाते हैं, और जो कम गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं वो असंज्ञेय अपराध कहलाते हैं। और जो संज्ञेय अपराध होता है उसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस अधिकारी के द्वारा। और जो असंज्ञेय अपराध होते हैं वो उसमें मतलब संज्ञेय अपराधों के अलावा कोई अन्य अपराध जो होते हैं उनमें बिना वारंट के पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता। फिर इस तरीके से अगला अपराध होता है समन मामला और वारंट मामला। अच्छा सुना होगा कि पुलिस ने वारंट इशू कर दिए, पुलिस ने वारंट इशू कर दिए, समन जारी कर दिया कि आप न्यायालय में हाजिर हो फलाना फलाना तिथि को। तो इस तरीके से जिन उनमें समन दिए जाते हैं, समन मामला और फिर वारंट मामला। इसमें वारंट मामले में क्या होता है, जो 2 वर्ष से अधिक सजा ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि वारंट मामले कौन से मामले होते हैं। तो जिनमें 2 वर्ष से अधिक की सजा होती है वो सारे मामले वारंट मामले होते हैं।
और समन मामला 2 वर्ष से कम सजा के जो अपराध होते हैं वो समन मामले में आते हैं। तो अगर हम अपराध की बात करें तो अपराध क्या है? तो अपराध जो है कोई भी कृत्य जो कि विधि द्वारा दंडनीय है। दंडनीय का मतलब जिसमें विधि सजा देती है। हर बताया ना कि आईपीसी में लिखा हुआ है कि इस अपराध के लिए सजा, इस अपराध के लिए सजा। तो अपराध क्या है? जिसको विधि ने दंडनीय बना दिया है, वो हर कार्य जो विधि द्वारा दंडनीय है वो अपराध होगा। फिर हम बात कर रहे हैं अगर गिरफ्तारी की, जैसे कि इसमें संज्ञेय अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगा। असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी पूछताछ करके अगर उसको लगेगा कि हाँ भाई इसने अपराध करा है तो वो गिरफ्तार कर लेगा। जमानतीय में भी वो गिरफ्तार तो करेगा, तभी तो वो मामला बनेगा ना, जमानतीय या वारंट मामले हैं। तो इसमें जब गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी करते समय पुलिस अधिकारियों की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। तो इसमें यह है कि जिस समय पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करेगा तो पुलिस अधिकारी अपना नाम, पदनाम, ये सारी चीजें अपराधी को सूचित करेगा। पुलिस अधिकारी अपना नाम, पद का नाम, मतलब कि अपना डेजिग्नेशन वगैरह सारी चीजें बताएगा। और उसके अलावा जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा उसे हम अभियुक्त बोलते हैं, अपराधी नहीं बोलते हैं, अभियुक्त बोला जाता है। कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं होता जब तक कि उस पर दोष सिद्ध नहीं हो जाता। तो ये व्यक्ति सारे अभियुक्त कहलाते हैं जब तक कि उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही होती है। तो अभियुक्त को अपने वकील से मिलने का पूरा अधिकार होता है। अभियुक्त को अपने वकील से मिलने का अधिकार होता है। उसके अलावा जो पुलिस अधिकारी होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर उसने कहीं अन्य स्थान से किसी व्यक्ति को, अभियुक्त को गिरफ्तार किया है तो फिर वो उसके घर पर, अभियुक्त के घर पर, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति के घर पर उसके परिवारजनों को सूचित भी करेगा। सूचना देना पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होता है गिरफ्तारी के बाद में। इसके बाद में अगर हम बात करें गिरफ्तारी की, जब हम बात कर रहे हैं तो हमने पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी तो देख ली, लेकिन क्या कोई प्राइवेट व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। आप क्वेश्चन बनता है कि प्राइवेट गिरफ्तारी कर सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन परिस्थितियां क्या होंगी? कोई संज्ञेय अपराध यदि किसी अन्य व्यक्ति के सामने किया जा रहा है, कोई प्राइवेट व्यक्ति के सामने किया जा रहा है, तो एक प्राइवेट व्यक्ति भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया कर सकता है। या फिर कोई घोषित अपराधी है, डिक्लेयर कर देते हैं ना कि वो भगौड़ा घोषित कर दिया किसी व्यक्ति को, या मतलब पुलिस इनाम वगैरह निकालती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो लोग जो होते हैं उन लोगों को प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकते हैं। फोटो वगैरह उनके जारी कर दिए जाते हैं, अगर वो पहचान लेते हैं तो फिर वो गिरफ्तार कर सकते हैं। तो एक प्राइवेट व्यक्ति भी किसी अभियुक्त की, किसी ऐसे व्यक्ति की जो अपराधी घोषित है या किसी ने उसके सामने संज्ञेय अपराध किया है, तो फिर वो उसको गिरफ्तार कर सकता है। गिरफ्तार कैसे करेगा? वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि वो पकड़ के वो सजा दे देगा। गिरफ्तार यहाँ पे सिर्फ वो इतना करेगा कि उसको लेगा कहीं ऐसी जगह पर रोक लेगा जब तक कि पुलिस वहां ना पहुंच जाए। पुलिस की सूचना तक वो अपने अंडर में उसको रोक सकता है। ये नहीं है कि सर्वे सर्वा वही बन जाएगा कि वो मैडम ने पढ़ाया था प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है, तो बस इतना ही उसको रोक के रखेगा कि वो पुलिस तक पहुंचा सके। मतलब कि बेसिकली प्रशासन की मदद करना, पुलिस की मदद करने के लिए प्राइवेट व्यक्ति को भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है। ऐसे हम एक चीज होती है तलाशी। तो तलाशी जो है वारंट के थ्रू ली जाती है। कभी भी कोई व्यक्ति ऐसे तलाशी नहीं ले सकता, कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के घर में ऐसे नहीं घुस सकता। अगर कोई व्यक्ति ऐसे किसी के घर में घुसता है तो वो भी अपराध कारित करता है, उसको गृह अतिचार बोलते हैं। आईपीसी में वर्णित है गृह अतिचार का अपराध। तो अगर आप कभी भी किसी भी व्यक्ति के घर में ऐसे नहीं घुस सकते कि कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी, जब तक कि आपके पास तलाशी
का वारंट नहीं होगा। उसके अलावा एक चीज है कि आप तलाशी लेने गए हैं, वहां पे कोई पर्दानशी महिला बैठी है, तो फिर आप उस घर में ऐसे नहीं घुस सकते। आपको वहां पर उस महिला को वहां से हटने का समय देना होगा। आप कहेंगे कि देखिए हमारे पास तलाशी का वारंट है, हम वारंट लेकर आए हैं और आप वहां से खुद हट जाइए और फिर हमें उस कमरे की तलाशी लेनी है। लेकिन यदि कोई पर्दानशी महिला वहां पे मौजूद है तो वो अंदर नहीं जाएंगे, वहां की तलाशी नहीं ली जाएगी। आईपीसी सीआरपीसी के बाद में अब हम करते हैं पुलिस अधिनियम। पुलिस अधिनियम 1861। अब उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन। तो पुलिस अधिनियम 22 मार्च 1861 को लागू हुआ। 22 मार्च 1861 को लागू हुआ और इसमें 47 अधिनियम। पुलिस अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या है ना, तो ये सारी चीजें हैं पुलिस को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि पुलिस अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। प्रशासनिक लेवल पे बहुत बड़ा, मतलब कहीं पे भी अपराध है, कहीं व्यवस्था बनानी है तो हर जगह बल को भेजा जा रहा है, पुलिस बल ही जा रहा है जहां पे भी जाना है। तो पुलिस का बहुत बड़ा रोल है और कहीं ना कहीं हमारे समाज को जो सुचारू रूप से चला पा रही है वो पुलिस के से ही चलाया जा रहा है। अदरवाइज समाज को चलाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये लोग पुलिस जो है, अब जैसे आप लोग एग्जाम दे के अपना पद लेंगे, लेकिन अपना पद समाप्त कैसे करेंगे? फिर पद समाप्त करेंगे 2 माह पूर्व की सूचना। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस की नौकरी छोड़नी है तो वो 2 महीने पहले उसकी सूचना देगा या फिर अपने वरिष्ठ अधिकारी की इजाजत। तभी कोई पुलिसकर्मी अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब की पुलिस ये करती है, वो करती है, सारी चीजें, सारा काम पूरा समाज पुलिस चला रही होती है। लेकिन अगर हम बात करें एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो हम पुलिस के कर्तव्यों की अगर बात करें तो पुलिस के कर्तव्य क्या क्या होते हैं? पुलिस के कर्तव्य, तो सबसे पहला कर्तव्य तो ये होता है वरिष्ठ अधिकारियों की आज्ञा पालन। देखा होगा आपने साधारण तरीके से, कभी भी अगर आप पुलिस कर्मियों से मिले होंगे, सभी लोग मिलते हैं, तो अगर उनके अधिकारी ने कुछ कह दिया तो वो एक टांग से घूमते रहते हैं कि कहीं साहब जो है रूठ ना जाए। तो सबसे पहला जो कर्तव्य है वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों की आदेशों का पालन करना है। दूसरी चीज है इसमें वारंटों का निष्पादन करना। अभी हमने पढ़ा जो वारंट केस होते हैं, तो वारंट का एग्जीक्यूशन कौन करवाएगा? न्यायालय ने तो दे दिया, कह लो जाओ वारंट मिल गए, अब वारंट कौन निष्पादित करवाएगा? पुलिस करवाएगा। इसके अलावा कहीं पे भी कोई भी अपराध होता है तो सूचना मिलती है, एफआईआर कराई जाती है। तो फिर जब एफआईआर कराई जाएगी तो फिर पुलिस का क्या काम होगा? वो वहां जाएगा घटना स्थल पे और जो उसको व्यक्ति दिखेंगे तो गिरफ्तारी करी जाएगी और अपराधियों की खोज की जाएगी। इसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। अगर सामने है तो वो उठा के ले आएंगे और अगर सामने नहीं है तो फिर उनको ढूंढेंगे। आपने देखा होगा पुलिस में आपने जाके कोई भी रिपोर्ट लिखवाई और फिर पुलिसकर्मी उसको ढूंढते रहते हैं।
तो इसके बाद में जो चौथा और महत्वपूर्ण काम होता है वो ये होता है, जैसा आपको सबको पता होगा कि कोई भी व्यक्ति यदि गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 घंटे से अधिक उसको थाने में नहीं रखा जा सकता। तो थाने से फिर कहाँ लेकर जाओगे? तो उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। मतलब कि बेसिकली अपराधों के संबंध की अगर हम बात करें तो अगर किसी व्यक्ति को उन्होंने वारंट निष्पादन के अधीन में गिरफ्तार करा है तो भी वो न्यायालय के समक्ष लेके जाएंगे। अगर उन्होंने अपने सामने किसी को अपराध करते देखा तो गिरफ्तार करा है या अपराधियों को खोज के निकाला है तो उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है। तो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना जो है एक पुलिस अधिकारी का सबसे ज्यादा मुख्य कर्तव्य होता है, क्योंकि उनको पावर नहीं होती कि वो 24 घंटे से अधिक, मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि किसी व्यक्ति को थाने में कितने दिन के लिए रखा जा सकता है, कितने समय के लिए रखा जा सकता है। तो इसका आंसर है 24 घंटे। यदि व्यक्ति को पुलिस ने, और सबसे मजे की बात यह है जो हमारे आईपीसी की धारा है 511, आईपीसी की धारा 511, सबसे छोटा अपराध यदि कोई व्यक्ति सड़क पे शोर मचा रहा है, पड़ोसी से लड़ लिया, जबरदस्ती अड्डे चौके फेंक दिए, मतलब किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा, कुछ नहीं, अपने अपने शोर मचाया जा रहा है जिससे कि जो अंदर घरों में लोग बैठे हैं उनको विघ्न पड़ रहा है, या शराब पी के गालियां वालियां बक रहा है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए हमारी आईपीसी की धारा है 511, और आईपीसी में सबसे कम सजा भी इसी में है और वो है 24 घंटे की सजा। और पता है इसमें जुर्माना कितना दिया जाता है? इसका जुर्माना है मात्र 10 रुपए। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा ऐसी है जिसमें सबसे कम सजा का प्रावधान है? तो वो धारा है 511 और सजा है 24 घंटा और जुर्माना है 10 रुपए। और हमारे पुलिस को कितने समय के लिए किसी व्यक्ति को अपने पास थाने में रख सकती है, रोक सकती है? मैक्स टू मैक्स 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। अब कई बार ये हो जाता है कि कहीं बाहर से ला रहे हैं, अगर कोई समस्या वाला प्रश्न आपके सामने आ जाए कि कहीं बाहर से ला रहे हैं, दूर से ला रहे हैं, तो जो भी जिस भी जिले से आपने लिया है तो आप 24 घंटे के अंदर अंदर उसको वहीं पे जो नियरेस्ट कोर्ट होगी वहां आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें और वहां से उसको ट्रांसफर लेके अपने जिस भी जिले में आपको उस व्यक्ति को लेके जाना है आप लेकर जाए, जो भी होगा, मतलब कि गिरफ्तारी के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर आपको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। फिर हम, ये तो हो गए हमारी पुलिस के कर्तव्य। अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो पुलिस रेगुलेशन है उसमें 37 अध्याय हैं और 554 पैराग्राफ हैं। उसमें धारा और ये सारी चीजें नहीं है, उसमें क्या है, उसमें अध्याय हैं, वो पैराग्राफ है और अध्याय हैं। कितने हैं? 37 अध्याय, 37 अध्याय में सारी चीजें दे रखी हैं कि कौन पुलिस अधिकारी है, क्या है, कैसा है, कौन अवर है, कौन वरिष्ठ है, कौन उससे नीचे का है, तो वो सारी चीजें दे रखी हैं हमारी रेगुलेशन में। और रेगुलेशन के अंतर्गत हमारे उत्तर प्रदेश को 6 जोन में बांटा गया है, 6 परिक्षेत्र बोलते हैं इसको। मेरठ, इलाहाबाद, मेरठ, बरेली, इलाहाबाद, लखनऊ,
कानपुर और गोरखपुर। इन 6 जोन में हमारे जो 6 परिक्षेत्र में हमारे पुलिस को रखा गया है, उत्तर प्रदेश को, सॉरी, पूरे उत्तर प्रदेश को 6 परिक्षेत्रों में बांटा गया है पुलिस के दृष्टिकोण से, मेरठ, बरेली, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर। तो अगर हम बात करें कि पुलिस बल के राजपत्रित अधिकारी कौन से होते हैं, इसको मैं अभी आपको लिखवा देती हूं कि पुलिस बल के राजपत्रित अधिकारी कौन से होते हैं और अराजपत्रित अधिकारी कौन से होते हैं, गैर राजपत्रित अधिकारी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि पुलिस के राजपत्रित अधिकारी कौन है। पुलिस के राजपत्रित अधिकारी पुलिस महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, लास्ट है उपाधीक्षक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पुलिस के राजपत्रित अधिकारी कौन से होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो पूछ लेंगे इनमें से कौन है कौन नहीं है। तो ये 6 लोग हैं जो कि राजपत्रित अधिकारी होते हैं, और अराजपत्रित अधिकारी जो हैं वो 4 होते हैं। इसको ऐसे लिख देती हूं, निरीक्षक, उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल, और नंबर 4 है कांस्टेबल। ये 4 जो हैं ये अराजपत्रित अधिकारी हैं, और ये जो 6 हैं ये राजपत्रित अधिकारी हैं। और जो पुलिस अधीक्षक होते हैं पुलिस अधीक्षक वगैरह, और जो राजपत्रित अधिकारी हैं पुलिस के, इनकी जो नियुक्ति होती है कि नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है कि किसकी नियुक्ति कौन करता है, बड़े पेपर में भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें पुलिस अधीक्षक और राजपत्रित अधिकारियों की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, आपके प्रदेश के राज्यपाल जो हैं पुलिस अधीक्षक और राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, और जो राजपत्रित अधिकारी होती हैं इनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा
की जाती है। और इसी के साथ में ये आपका जो टॉपिक था, जो मुझे लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जिनमें से आना होगा सवालों का, ये है। तो दोस्तों, ये आपके जो कुछ क्वेश्चन पिछले पार्ट में नहीं हुए थे, आज कोशिश करिए आपको सारे क्वेश्चंस बताने की। आज आपने बकाया क्वेश्चंस भी सीख लिया। आई होप आपको ये हेल्प करेंगे, क्योंकि ये एक्ट आपके आते हैं, है ना। अगर आप इसकी एक्ट की बात करेंगे, पुलिस के राजपत्रित अधिकारी कितने होते हैं, कितने पद होते हैं, या फिर आपसे आप राजपत्रित अधिकारी जो होते हैं वो कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस अभी जब कराए थे, पुलिस की प्रैक्टिस कराई थी, तो जो आज आपने सीखा कि 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते, ये क्वेश्चन मैंने भी कराया था। तो ये डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि यूपी पुलिस कोई भी पुलिस है, अधिकारी है, कोई भी है, वो एक इंसान को कब तक रख सकता है थाने में। तो ये आपने आज पढ़ा है ना। तो मैंने तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ के कहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के करा दिया था, लेकिन आज आपने सीखा। और आज की क्लास अगर आपने अच्छे ध्यान से ली तो आपके दिमाग में बस जाएगा, फिर आपको कहीं से क्वेश्चन रट्टा मारने की कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतने अच्छे से आपको पढ़ाया गया है, आपने पढ़ा होगा तो आपके समझ में आया भी होगा। और ये आपने वीडियो अगर देख ली है तो एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है कि इससे क्वेश्चन फंसेंगे और आपको अच्छा लगेगा, और बाद में आप थैंक यू तो बोल ही देंगे मुझे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगे बेटा तो सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों को, ताकि वो लोग भी, क्योंकि देखो आपको इतना समय तो नहीं है हमारे पास कि हम लोग बहुत कुछ सीख सकें। इस समय 2-3 दिन बचे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो फ्री फंड में एक आधे घंटे की वीडियो देखिएगा, 2 नंबर 4 नंबर पक्के होते हैं, तो देखने में कोई एतराज नहीं है ना। तो इसलिए ये वीडियो जरूर देखो और सभी दोस्तों को शेयर करो, ताकि देख के जाओ, ऐसे क्वेश्चन फंस सकते हैं एग्जाम में। ठीक है बेटा, कल मिलेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।